नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के जो मेरा लेक्चर रहेगा एनिमल हस्बेंड्री यानी कृषि पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस यानी कृषि पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान। क्या रहेगा? कृषि पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान। आज का हमारा सेकेंड लेक्चर रहेगा। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं वेटरनरी साइंस यानी पशु चिकित्सा विज्ञान किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटरनरी साइंस या पशु चिकित्सा विज्ञान। वेटरनरी साइंस जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पशु चिकित्सा विज्ञान। पशु चिकित्सा विज्ञान क्या है? पशु चिकित्सा विज्ञान। तो हम कृषि पशुपालन के अंदर जो पढ़ाई करते हैं उसमें हमारे पशुओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं। उनसे संबंधित जो बीमारियां होती हैं, उनके सिम्टम क्या होते हैं, उससे उनको क्या प्रभावित उससे क्या उनको दिक्कतें हो सकती हैं और उसका हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और किस सीजन में कौन सी बीमारी अधिक होती है और कौन कौन सी बीमारी जो उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है और किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणु, प्रोटोजोआ द्वारा, किसके द्वारा होता है? तो ये सब किसके बारे में? वेटरनरी साइंस यानी पशु चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं या पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेटरनरी साइंस होता क्या, यानी पशु विज्ञान क्या या पशु चिकित्सा विज्ञान क्या होता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी पशुओं में होने वाली बीमारियों। क्या हो जाएगा? पशुओं में होने वाली बीमारियों और उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वेटरनरी साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटरनरी साइंस या पशु चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है पशुओं में होने वाले बीमारियों और पशुओं में होने वाली बीमारियों के अध्ययन को पशु चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। के अध्ययन को पशु चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पशु चिकित्सा विज्ञान, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेटरनरी साइंस बोलते हैं। तो ये हमारी होगी परिभाषा, यानी पशु चिकित्सा विज्ञान या वेटरनरी साइंस क्या होता है। पशुओं में होने वाली बीमारियों के अध्ययन को या पशुओं में होने वाली बीमारियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पशु चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं पशुओं में होने वाला रोग और किसके द्वारा होता है, ये भी देख लेते हैं। पशुओं में कौन कौन सी, पहले देख लेते हैं पशुओं में होने वाली बीमारी, तो किसके द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है। तो इसको हम नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब हम आगे देखते हैं। आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं या लिख सकते हैं पशुओं में होने वाली बीमारियां। पशुओं में होने वाली बीमारियां। क्या हो जाए? पशुओं में होने वाली बीमारियां। अब पशुओं में कौन कौन सी बीमारी होती है उसको देख लेते हैं और किसके द्वारा होता है। जैसे बैक्टीरिया द्वारा कौन सी बीमारी होता है, वायरस द्वारा कौन सी बीमारी होता है, प्रोटोजोआ द्वारा कौन सी बीमारी होता है और काउ या फंगस द्वारा पशुओं में कौन कौन सी बीमारी होती है। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणु द्वारा। बैक्टीरियल डिजीज क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल डिजीज ये जीवाणु द्वारा होने वाला। जीवाणुओं द्वारा बैक्टीरियल डिजीज या जीवाणु द्वारा कौन कौन सा रोग होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। एंथ्रेक्स और सिलोसिस। क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स हो जाएगा और सिलोसिस हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका पहले भी नाम देख लेंगे, उसके बाद जो पशुओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप सबको हम पूरा
बताएंगे इनके सिम्टम क्या होते हैं, मतलब इनके लक्षण क्या होते हैं, इससे पशु में अगर ये बीमारी होती है तो क्या प्रभाव, मतलब उनके लक्षण क्या होते हैं, क्या उससे प्रभावित होते हैं, क्या क्या उनमें दिक्कतें आती हैं, और इसका कंट्रोल हम कैसे करते हैं, इसके बारे में पूरा हम डिटेल से आप सबको बताएंगे। तो सबसे पहले पशु में जीवाणु द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है, एंथ्रेक्स हो जाएगा और सिलोसिस, क्या हो जाए एंथ्रेक्स और सिलोसिस। उसके बाद आ जाता है वायरल डिजीज, वायरल डिजीज यानी विषाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, विषाणुओं को क्या बोलते हैं, वायरस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वायरस। तो वायरल डिजीज मतलब वायरस द्वारा कौन कौन सा बीमारी होता है, तो इसको हम देख लेते हैं कि वायरस द्वारा कौन कौन सी बीमारी होता है। तो खुरपका, मुंहपका, खुरपका, मुंहपका, ये दोनों एक ही बीमारी है, फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज यानी फुट मतलब पैर हो जाए या फिर माउथ, फुट एंड माउथ डिजीज यानी फुट पैर हो जाएगा और हमारा मुंहपका मतलब मुंह में कौन कौन सी बीमारी, खुरपका, मुंहपका, खुरपका, मुंहपका मतलब उनके जो पशुओं के खुर होते हैं वो भी पकने लगते हैं, मुंह होते हैं उनके माउथ में भी हल्का सा धीरे धीरे छाले पड़ जाएंगे, उसके बाद उनका मुंह भी माउथ क्या होता है पकने लगता है। तो हमारा खुरपका, मुंहपका हो गया, ये वायरल डिजीज मतलब विषाणु द्वारा होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं रिंडर पेस्ट, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा रिंडर पेस्ट हो जाता है, ये भी पशुओं में होता है, किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं प्रोटोजोआ द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, क्या प्रोटोजोआ द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा काक्सीडियस और सर्रा, काक्सीडियस, काक्सीडियस हो जाएगा और सर्रा, ये सब पशुओं में किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। काक्सीडियस हो जाएगा और सर्रा बीमारी हो जाएगी, क्या काक्सीडियस और सर्रा बीमारी हो जाएगी। तो हमने बताया पशुओं में होने वाली बीमारियां जैसे बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु द्वारा कौन कौन सी, एंथ्रेक्स और सिलोसिस हो जाएगी। दूसरा वायरल डिजीज, विषाणु द्वारा, खुरपका, मुंहपका और रिंडर पेस्ट हो जाएगी। तीसरा हमने आप सबको बताया प्रोटोजोआ द्वारा, काक्सीडियस और सर्रा हो जाएगी, क्या काक्सीडियस और सर्रा। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा कवक, फंगल डिजीज होता है, क्या होता है कवक या माइकोटिक डिजीज भी इसे हम कहते हैं। कवक द्वारा ऐसे बोलते माइकोटिक डिजीज, माइकोटिक डिजीज यानी कवक द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है। तो हमारा हो जाए दाद, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिंग वर्म, रिंग वर्म बोला जाता है। दांत और खुजली, दाद और खुजली, ये सब पशुओं में किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, जिसे माइकोटिक भी बोला जाता है, फंगस द्वारा बीमारी पशुओं में होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व में सबसे अधिक भैंसों की संख्या किस देश की है, किस देश में सबसे अधिक भैंस पाए जाते हैं, या विश्व में सबसे अधिक भैंसों की संख्या किस देश की, तो ये भारत की है। उसके बाद विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन किस देश का, तो भारत, इसको भी देख लेते हैं। विश्व में सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस देश का है,
देश का है। तो विश्व में सबसे ये यानी दूध का उत्पादन किस देश का है, किस देश में विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है, तो भारत, ये जरूर ध्यान रखना है। तो विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन किस देश का हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, इसको हम नोट करते चलिएगा अच्छी तरीके से। आपको जो भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो जिस दिन मेरी कला है, जैसे अगर पशुपालन का है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस का है, तो हम आप सबको जो भी क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूजन रहेंगे तो उसको वही यानी आपको पशुपालन के बारे में पूरा बताएंगे। जो भी क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन उसको डिटेल से हम आप सबको बता देंगे। अगर हमने हार्टिकल्चर पढ़ा रहा है, उसमें आपको कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है, तो उससे जिस दिन हमारा हार्टिकल्चर का लेक्चर रहेगा उस दिन हम आप सबको वो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करा देंगे। तो ये हो गया। और हम आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं भारत में, अगर देख रहे हैं कि भारत में गाय कितने प्रतिशत पाई जाती है और भैंस कितने प्रतिशत पाई जाती है, भेड़ कितने प्रतिशत, यानी इनके प्रतिशत में जो संख्या उसमें हम परसेंटेज में देख लेते हैं कि कौन कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती है। तो अगर देखा जाए भैंस, तो भैंस भारत में कितने प्रतिशत पाई जाती है, 57%। टोटल कैटल पॉपुलेशन की बात करें, मतलब भारत में जितने भी पशु पाई जाती हैं उसमें भैंसों की कितना प्रतिशत योगदान है, भैंस कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 57% क्या होते हैं हमारे देश में भैंस पाई जाती है। कितना भैंस पाई जाती है। उसके बाद हम दूसरा हो जाएगा गाय, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा गाय, तो गाय हमारा हो जाएगा 16.5%। कितना हो जाएगा, 16.5% हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा बकरी, तो बकरी हमारा हो जाएगा 16.2%। कितना हो जाएगा, 16.2% हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा भेड़, भेड़ हो जाएंगे 5.2%। ये हमारे गौ पशु जो होते हैं, यानी जितने भी पशु पाए जाते हैं उसमें कौन कितना प्रतिशत पाया जाता है। 100% में अगर हम देखते हैं, 100% में अगर देखा जाता है तो भैंस कितने प्रतिशत 100% में पाई जाती है, 57। भारत में कुल भैंस कितने पाई, 57% पाई जाती है। गाय कितने पाई जाती है, 16.5%। बकरी कितने पाई जाती है, 16.2%। और भेड़ कितने पाई जाते हैं, 5.2%। तो इसको हम अच्छे तरीके से नोट करते चलिएगा। तो ये हो गया आपके लिए यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप सबको हम जनरल टाइप से बता रहे हैं। उसके बाद जैसे हमारे जो कॉमन क्वेश्चन कंप्लीट होते उसके बाद हम चैप्टर वाइज, मतलब जैसे ब्रीड्स के बारे में, गाय के बारे में बताएंगे। उसके बाद भैंस की कौन कौन सी नस्ल हो, उनके कैरेक्टर क्या होते हैं, उनका ओरिजिन प्लेस क्या है, उनका दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन कितना होता है, तो या पर्याप्त कितना दुग्ध उत्पादन, उसके बारे में हम आप सबको अच्छे तरीके से बताएंगे। तो हम जितना आप सबको बता रहे हैं उसको आप जरूर अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा, जिससे कोई क्वेश्चन है नहीं छूटे ना आप सबका। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, इंडिया रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, इंडिया रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन में, भारत का पहला स्थान उत्पादन में। अब यहाँ ऊन की बात करें, किसके उत्पादन में पहला स्थान है, कारपेट, मतलब ऊन में आ जाए कारपेट ऊन, कारपेट ऊन होता है, कारपेट एक ऊन होता है, ऊन होता है क्या होता है, उसका भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगर ऊन की बात की जाए तो कारपेट ऊन भारत में जो होता है इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसको आप अच्छी तरीके से नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना, टेम्परेचर आर्टिफिशियल वेजाइना, तो आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर हम कितना दे सकते हैं, इसमें बता रहा है कि आर्टिफिशियल जो यौन होता है क्या होता है, यौन होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आर्टिफिशियल
टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना, मतलब जो वेजाइना होता है उसको हम आर्टिफिशियल उसको कितना टेम्परेचर दे सकते हैं जिससे वो मतलब गर्भ धारण करने के लिए उपयोगी हो सके। तो कितना हो जाएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो इसको भी आप जरूर अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट कोलेस्ट्रम ऑफ काऊ, कोलेस्ट्रम काऊ। अब आ जाता प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन की मात्रा होती है कोलेस्ट्रम मतलब गाय के खीस में, इन काऊ, यहाँ पे लिख सकते हैं इन काऊ, इन काऊ मतलब गाय के खीस जो होता है, खीस मतलब अब आप कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या होता है खीस। अब इसको भी हम आप सबको बता दे रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है जैसे गाय क्या होता है, यानी पहली बार बच्चा देने के बाद या जब गाय जब भी ब्याह कहलाता है या बच्चा देने के बाद जो पहला दूध निकलता है, फर्स्ट दूध जो पहली बार दूध निकलता है उससे हम क्या बोलते हैं खीस बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल इंग्लिश में कोलेस्ट्रॉल, हिंदी में क्या बोला जाता है खीस बोला जाता है। तो वो जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, गाय में जो होती है, गाय की जो पहला दूध निकलता है बच्चा देने के बाद उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 17.5%। 17.5%। ये आपके लिए देखिए खीस जो होता है, अगर पहली बार अगर कोई भी मतलब गाय या भैंस से पहली बार अगर बच्चा दे रहे अगर आप उसका खीस पीते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए वो बहुत ही लाभदायक रहेगा। यानी जो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी होता है क्या, उसको मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी होता है। तो खीस होता है, इसको आप जरूर ध्यान। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट आप कोलेस्ट्रॉल इन बुफैलो, इन बुफैलो। अब भैंस का देख लेते हैं कि भैंस का जो खीस होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। प्रोटीन कंटेंट ऑफ बुफैलो ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बुफैलो। तो प्रोटीन की जो मात्रा होती है भैंस की जो खीस होता है, भैंस का जो खीस होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो इसको भी आप जरूर अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा 21.4%। कितना हो जाएगा 21.4%। तो हमने बताया इंडिया रही फर्स्ट इन प्रोडक्शन। जो ऊन होता है उसमें कारपेट एक ऊन होता है, क्या होता है कारपेट ऊन होता है, उसके उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। उसका टेम्परेचर है आर्टिफिशियल वेजाइना मतलब आर्टिफिशियल रूप से जो टेम्परेचर वेजाइना उनको दिए तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। प्रोटीन कंटेंट कोलेस्ट्रॉल इन काऊ, गाय का जो खीस होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है 17.5%। प्रोटीन कंटेंट कोलेस्ट्रॉल इन बुफैलो, भैंस का जो खीस होता है पहली बार बच्चा देने के बाद जो दूध निकलता है फर्स्ट बार, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है 21.4% होता है। तो हमारा मतलब हम जो पशुपालन का जो मतलब एनिमल हस्बेंड्री का जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम धीरे धीरे समझ लीजिए पूरा अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। तो इसको आप जरूर अच्छे से नोट्स बना के चलिएगा। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विद राजेश मौर्य, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। मतलब जिससे हमारा पढ़ाने के उद्देश्य है कि जो भी गरीब बच्चे मानते हैं उनके पास पैसे की दिक्कत होती है, तैयारी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं कहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो आराम से वो घर बैठकर भी आराम से वो तैयारी कर सकते हैं। वैसे अगर किसी को मानते बाई चांस अगर किसी को इंटर कानपुर से करना चाहता है कि हमें कानपुर से इंटर मतलब करना है, तो हम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जो है वहाँ पर हम मतलब वहाँ पर हम पढ़ाते भी हैं आप सबको। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जो कि नगर कानपुर में हम, तो वहाँ की जो क्लासेस इस समय चल रही है समझ लीजिए ऑनलाइन क्लासेस सब चल रही है, तो वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो किसी भी बच्चे को अगर कानपुर से इंटर एग्रीकल्चर से करना चाहता है तो वो भी आप हमारे जो उसमें यूट्यूब पे है उसको नंबर भी दिया गया, आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, धन्यवाद।